Hello and welcome. Today we are going to discuss some very common questions that can be asked in a C++ exam. As we know that C++ is a very common subject for the students of BCA, diploma as well as B. Right. So आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं C++ की क्वेश्चन पेपर के अंदर. सारे क्वेश्चंस तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको मैं पार्टीशन के अंदर मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं रखूँगा. लेकिन आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. किसी भी कोर्स के अंदर, किसी भी सिलेबस के अंदर आपको C++ पढ़ाने से पहले C पढ़ाया जाता है. C पढ़ाने का एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है वो कैसे काम करता है वो आपको उसके अंदर सिखाया जाता है. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब आप C++ के कंसेप्ट सीखते हो आपको पता है कि इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स. तो जब भी आप C++ सीख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है और C आपने सीखा हुआ है इसलिए वो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड हो जाता है. तो अब इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है और बहुत सारे पेपर्स के अंदर आपको मिलेगा. फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखा है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्फासिस ऑन डूइंग थिंग्स मीन्स अल्गोरिदम्स. मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो फोकस किया जाता है वो ऐसी चीज़ों के ऊपर किया जाता है कि आप काम कैसे करेंगे. राइट, ऑन डूइंग थिंग्स, अल्गोरिदम्स. लार्ज प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड इट इज नॉन एज फंक्शन. जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको कुछ छोटे प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और उसे फंक्शन बोला जाता है. मोस्ट ऑफ द फंक्शंस कैन शेयर ग्लोबल डेटा. आपको पता है कि सी के अंदर जब हमने सेक्शन सीखे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का, कैसे प्रोग्राम कोई बनाना है, उसका स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले शुरू होता था हेडर फाइल्स वगैरह के बाद. तो उसके अंदर सबसे पहले आती थी चीज़ें और उसके अंदर आता था ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन. तो वहाँ पे जो आप वेरिएबल बनाते हो वो पूरे प्रोग्राम के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो. राइट. तो सारे ही जो फंक्शन है वो क्या करते थे, ग्लोबल डाटा मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स को शेयर करते थे या उसको यूज़ करते थे. डाटा कैन बी मूव अराउंड ओपनली फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन. मतलब कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन के अंदर जो डाटा है वो मूव हो सकता है या उसको चलाया जा सकता है. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच इन अ प्रोग्रामिंग. टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि ऊपर से शुरू करते हुए आप मतलब जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट होता है और उसके बाद जो फ्लो, जो इंस्ट्रक्शन आपने जो फ्लो के अंदर लिखा है उसी फ्लो के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है. पीओपी इज़ नॉट एबल टू हैंडल द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वेरी वेल. और लास्ट जो यहाँ पे लिखा है वो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाता है. और अब इसके सामने मतलब जो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्फासिस ऑन अ डेटा रादर देन फंक्शन और प्रोसीजर. मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डाटा के ऊपर, मतलब उसका जो एक्चुअल जो डाटा मतलब कि उसका जो एक्चुअल जो कंटेंट है उसके ऊपर फोकस करता है. प्रोग्राम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू व्हाट वी कैन से ऑब्जेक्ट्स. वहाँ पे जो प्रोग्राम्स है वो डिवाइड हो रहा था फंक्शंस के अंदर, यहाँ पे जो प्रोग्राम्स है वो डिवाइड हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के अंदर. नेक्स्ट, डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस. वहाँ पे हमने देखा था कि फंक्शन से एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर डेटा बहुत ही ईजिली मूव हो रहा था, जबकि यहाँ पे जो आपका डाटा है वो एक से दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो डाटा जो है वो हाइड होता है या हिडन होता है. तो दूसरे फंक्शन के अंदर इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता है. ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शंस. एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर आपके प्रोग्राम के अंदर है तो वो फंक्शन के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं.
न्यू डाटा एंड फंक्शन कैन बी एडेड वेरी इजीली। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो आप उसके अंदर नए डाटा और फंक्शन को ईजिली ऐड कर सकते हैं। इट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच इन अ प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपको पता है कि पहले क्लास बनता है, उसके बाद नीचे वॉइड मेन बनता है, राइट, और वॉइड मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमारा एग्जीक्यूशन ऑलवेज वॉइड मेन से शुरू होता है, और वॉइड मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बना है, और उसके बाद जो फंक्शन कॉल हुआ है वो फंक्शन एक्चुअली क्लास के अंदर होता है, तो वो ऊपर जाता है, मतलब क्लास के अंदर जाता है जो पहले बना हुआ है, राइट। सो इसीलिए इसे बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है। एंड OOP is able to handle the real world problem very well, right? So this is the basic difference between procedure oriented programming as well as object oriented programming. कुछ 8 पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे जो नोटिफाई किए हुए हैं, मतलब कि OOP के अंदर 8 पॉइंट और POP के अंदर 8 पॉइंट। अगर आपको डिफरेंस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है, आप डिफरेंस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर आपको इजीली ऐसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय OOP, तो आप ये 8 पॉइंट बता सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय POP, तो आप वो 8 पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बहुत ही ईजीली अवेलेबल क्वेश्चंस जो होता है और जो सारी एग्जामिनेशंस के अंदर आपको दिखता है, वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। सो उसके अंदर ये पॉइंट्स है कि किसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलेंगे, जो ये सारे ही एट्रीब्यूट्स को या प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर क्लासेस हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन हो रहे हैं, इनहेरिटेंस हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, डायनामिक बाइंडिंग हो रहा है और मैसेज पासिंग हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ें आपको कहीं भी दिख रही हैं, या इनमें से कोई 3, 4, 5 चीज़ें आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दिख रहा है, तो ऐसा हो जाता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही बेसिक रन टाइम एंटिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी लाइव, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स, राइट। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ह्यूमन बीइंग, इट कैन बी एंटिटी। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फैन, इट इज ऑल्सो एन एंटिटी। So object are the basic runtime entity in an object-oriented programming. They may represent a person, place, bank account, a table of data, or any other item that program has to handle. जैसे मैंने बताया, living or non-living thing, right? When a program is executed, the object interact by sending message to one another. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट करेगा? एक दूसरे को मैसेज सेंड करके, राइट। ऑब्जेक्ट इज अ क्लास टाइप वेरिएबल। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ क्लास टाइप वेरिएबल। ओके, सो ये सारी ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टीज हैं जो हम वन बाय वन देखते हैं, मतलब देखे जा रहे हैं। एक था ऑब्जेक्ट, अब दूसरा हो रहा है क्लास और क्लासेस। द एंटायर सेट ऑफ डाटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ अ क्लास। देखो, जो पूरा आपका जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन रहा है, जिसे हम क्लास बोल रहे हैं, उसके अंदर आप अपना खुद का डाटा, अपना खुद का फंक्शन, मतलब कि उसका खुद का बिहेवियर आप डिसाइड कर सकते हो। और वो जो सारी चीज़ें जो रैपअप होके जो एक चीज़ बनाती है, उसे बोला जाता है क्लास। और क्लास को यूज़ करने के लिए यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, राइट। इनफैक्ट ऑब्जेक्ट आर द वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास, राइट। आगे भी ये लिखा था, अभी भी ये लिखा है। वंस क्लास हैज़ बीन डिफाइंड, वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दैट क्लास। मतलब अगर एक बार आपने एक क्लास बना लिया, सपोज स्टूडेंट, उसके बाद मैं उसका 5, 10, 15, 20 जितना ऑब्जेक्ट चाहिए उतना बना सकता हूँ, राइट। सो द क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप, राइट। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप स्टूडेंट का क्लास बना रहे हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट का ही डाटा स्टोर कर सकते हैं, एम्प्लॉय का नहीं कर सकते। अगर आप एम्प्लॉय का क्लास बना रहे हो और उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप एम्प्लॉय का ही डेटा स्टोर कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकते, राइट। सो उसको बोला जाता है सिमिलर टाइप, राइट, क्योंकि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, तो भले ही दोनों ऑब्जेक्ट हो लेकिन उन दोनों का जो टाइप है वो अलग अलग है, सिमिलर नहीं, राइट। नेक्स्ट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। बहुत ही अच्छा ये कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। एब्स्ट्रैक्शन रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल, राइट। कई बार हमें इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, राइट। हमने 10वीं कक्षा कहाँ से पास की, हमने 12वीं कक्षा कहाँ से पास की, लेकिन शायद हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर उतनी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती,
राइट। एसेंशियल जो है, अगर सपोज आप किसी इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप सीधा ग्रेजुएशन से भी बता सकते हो, राइट। सो आप एब्स्ट्रैक्शन इसे बोलेंगे कि जब जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है या जो फीचर्स की ज़रूरत है उसको आप सीधा ही यूज़ कीजिए, एक्सेस कीजिए, और जो बैकग्राउंड डिटेल है उसको वो हाइड कर देगा। Classes use the concept of abstraction and are defined a list of abstract attributes such as size, cost, salary and function to operate on these attributes, right? तो क्लास क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, राइट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डेटा होंगे, जैसे साइज है, कोस्ट है, सैलरी है, राइट, और फंक्शन उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हम जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। अब आपको जो चीज़ें चाहिए वो ले लो, नहीं चाहिए वो छोड़ दो, राइट। नेक्स्ट, एनकैप्सुलेशन, the wrapping up of the data and function into a single unit is called an encapsulation. तो जितना भी डाटा और फंक्शन है, डाटा इट मीन्स वेरिएबल, राइट। डाटा हम किसे बोलेंगे? जो आप क्लास के अंदर वेरिएबल बनाते हो। तो डाटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट के अंदर या सिंगल रैप करके अगर मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ तो उसे बोला जाएगा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन इज द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर फीचर ऑफ अ क्लास। द डाटा ऑफ द क्लास इज़ नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। मतलब अब जो क्लास के अंदर जो डाटा है या जो आपने चीज़ें डाली है क्लास के अंदर, वो क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकता। दिस फीचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। तो ये जो चीज़ें हैं उसको डाटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। So inheritance is the process by which objects of one class acquire the properties of object of another class. जैसे कोई भी बच्चे के अंदर अपने माता पिता के लक्षण जो है वो आ जाते हैं, या उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। उसी तरह से अगर आपको एक क्लास के जो प्रॉपर्टीज़ है या एक क्लास का जो कोड है वो कहीं और दूसरी जगह पे यूज़ करना है, देन यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। आप इनहेरिट करके वो सारी चीज़ें जो है वो एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर ले सकते हो। सो इट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन। In object-oriented programming language, the concept of inheritance will provide the feature of code reusability, right? अब एक कंसेप्ट जो है वो क्या बता रहा है कि आपका जो पेरेंट होगा उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चाइल्ड में आएगी, एज वेल एज चाइल्ड की जो चीज़ें हैं वो तो उसके अंदर है ही। तो इसे बोला जाएगा इनहेरिटेंस, राइट। सो ये बहुत ही कोड रीयूजेबिलिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो बोला जाए वैसा एक कंसेप्ट है। Next is polymorphism. Polymorphism is a Greek word. It means more than one form. In object-oriented programming language, polymorphism is the feature from which we can provide extra task to any function or operator. आप polymorphism इसे भी बोल सकते हैं कि जब आप जो कोई एक फंक्शन और ऑपरेटर है जिसका एक टास्क जो पहले से ही फिक्स किया हुआ है उसकी जगह कोई दूसरा या नया टास्क आप उसे परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं, या ऐसी कोई डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं जिससे कि वो नया टास्क परफॉर्म कर सके, तो उसे बोला जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। फॉर एग्जांपल, प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड टू नंबर्स बट यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वी कैन कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स यूजिंग द सेम ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने एक कोई प्लस ऑपरेटर जो है, राइट, उसको आपको पता है कि उसका यूज है दो नंबर को ऐड करना, बट अगर आपको दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर को यूज़ करना है, नाउ यू हैव टू डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी फॉर दैट ऑपरेटर। और आप जब ये फंक्शनैलिटी डिफाइन कर लो और उसके बाद आप उसे यूज़ कर रहे हो तो उसे बोला जाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट। नाउ द फंक्शन ओवरलोडिंग इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। सो फंक्शन ओवरलोडिंग वी कैन यूज द सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट टाइप एंड नंबर्स। मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे फंक्शन के, या तो उसका जो डेटा टाइप है वो अलग रहेगा, उसकी जो नंबर्स हैं वो अलग रहेंगे, राइट। तो इस तरह से आप फंक्शन ओवरलोडिंग भी कर सकते हो। मतलब एक से ज़्यादा फंक्शंस जो एक ही नाम से बन रहे हैं या आप बना रहे हो, लेकिन उसका जो डेटा टाइप है वो शायद कहीं ना कहीं, मतलब उसका जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो जो है वो डिफरेंट रहेगा, या तो उसका जो रिटर्न टाइप है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से आप फंक्शन ओवरलोडिंग भी कर सकते हो। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोथ आर द कंसेप्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। डायनेमिक बाइंडिंग। In object-oriented programming,
there is a concept of dynamic binding where you can provide data to any object at runtime. जैसे मैंने स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट बनाया S1 और उसके अंदर जो डेटा मुझे जो डालना है वो मैं मतलब रन टाइम प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वैसी बाइंडिंग को बोला जाएगा डायनेमिक बाइंडिंग. नो नीड टू प्रोवाइड डाटा एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, वी कैन ऐड डाटा टू एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग डायनेमिक बाइंडिंग. तो कंपाइलेशन के टाइम पे कोई डेटा देने की ज़रूरत नहीं है उसे. जब वो प्रोग्राम रन हो रहा है, मतलब रन होना स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे ही आप उसको एक डाटा या उसका जो भी जितना भी डाटा है वो रन टाइम प्रोवाइड करो, और वो क्लास के अंदर जा रहा है यूजिंग द फंक्शंस और पैरामीटर्स, तो उसे बोला जाएगा डायनेमिक बाइंडिंग. मैसेज पासिंग. मैसेज पासिंग इज द टेक्निक टू कम्युनिकेट विद द अदर ऑब्जेक्ट्स. अब देखो भाई, आप जब एक छोटे से प्रोग्राम की बात कर रहे हो तब तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी है कि आपने 1, 2, 4 ऑब्जेक्ट बनाए. लेकिन सपोज आप बहुत बड़े सॉफ्टवेयर की या एक से ज़्यादा जहाँ पे प्रोग्राम्स या क्लासेस चल रहे हैं वैसी बात कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी. तो मैसेज पासिंग जो है वो एक तरह से एक टेक्निक है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं. यूजिंग मैसेज पासिंग, 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. मैंने पहले ही बोला कि जो कम्युनिकेशन है वो एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगा. मतलब स्टूडेंट क्लास के 4 ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो मैसेज पासिंग से हो सकता है. बट स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट और एम्प्लॉय क्लास की ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो वहाँ पे मैसेज पासिंग काम नहीं आएगा. राइट. सो टू कम्युनिकेट मीन्स टू पास डाटा टू ईच अदर. मतलब कम्युनिकेट करना यानी हमारे जैसे बातें करना नहीं. टू कम्युनिकेट मीन्स टू पास डाटा टू ईच अदर. राइट. सो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के. राइट. और बहुत सारी एग्ज़ाम्स के अंदर हमने देखा है ऐसा कि इसमें से सारी चीज़ें ना लिखते हुए बच्चे 4, 5, 6 कंसेप्ट्स लिख के आते हैं. लेकिन एक्चुअली C++ की जो भी स्टैंडर्ड जितने भी टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसके अंदर ये 7 प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दी गई है. राइट. तो आप जब भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें और ये 7 जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से लिखें ताकि आपको जो स्कोर है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए. राइट. सो इस पार्ट के अंदर हम इतना ही ले रहे हैं. दूसरे पार्ट के अंदर मैं आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, डिफरेंस बिटवीन POP एंड OOP एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये 2 क्वेश्चन में से हर एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको मिलता ही है. राइट. ओके, थैंक यू. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वंस अगेन.